नमस्ते। आज हम अक्सर भारत की तरक्की की बात करते हैं ना, पर क्या हमने कभी सोचा है कि जब 1947 में हमें आज़ादी मिली तो हमारी शुरुआत असल में हुई कहाँ से थी? चलिए आज जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि उस वक्त भारत की आर्थिक हालत कैसी थी, हमें विरासत में आखिर मिला क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 200 साल की गुलामी के बाद 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर और ठहरी हुई थी। देखिए, इस एक सवाल के जवाब में ही आज़ाद भारत के पूरे संघर्ष की कहानी छिपी है। तो फिर चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अपनी एक मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। हाँ, खेतीबाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी थी, पर हमारी असली पहचान दुनिया भर में हमारी कारीगरी से थी। भारत के सूती और रेशमी कपड़े, धातु का काम, कीमती पत्थर, इन सब की धूम थी। और ढाका की मलमल, उसका तो खैर कहना ही क्या। लेकिन फिर आए अंग्रेज और करीब 200 सालों के राज में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी शक्ल ही बदल डाली। उनकी नीतियां ऐसी थीं जिन्होंने हमारे देश के आर्थिक विकास को एक तरह से रोक ही दिया था। तो सवाल ये है कि अंग्रेजों का असली मकसद था क्या? क्या वो सच में भारत का विकास चाहते थे या फिर उनकी नीतियों के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? चलिए इसी को समझते हैं। अब देखिए, यहां पर मामला बिल्कुल साफ था, हितों का सीधा सीधा टकराव। एक तरफ था ब्रिटेन, जिसका लक्ष्य था कि भारत उनके लिए बस सस्ते कच्चे माल का एक सोर्स बन जाए, जैसे कपास, जूट वगैरह, और साथ ही उनकी फैक्ट्रियों में बना सामान बेचने के लिए एक बड़ा बाजार। वहीं दूसरी तरफ थी भारत की जरूरत कि हमारे अपने उद्योग लगें, हमारे लोगों की तरक्की हो। जाहिर है ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती थीं। तो इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? भारत के हर सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ा? चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि खेती, उद्योग और व्यापार का क्या हाल हुआ। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। देश की करीब 85% आबादी, सोचिए 85% लोग सीधे सीधे खेती पर निर्भर थे। इसका मतलब साफ था, अगर खेती बर्बाद होती तो पूरा देश बर्बाद हो जाता। कृषि की बदहाली का मतलब था पूरे देश की बदहाली। तो सवाल यह है कि हमारी खेती पिछड़ क्यों गई? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों की लगान वसूलने की नीतियां, जैसे कि जमींदारी प्रथा। इसमें होता यह था कि जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे, पर जमीन को बेहतर बनाने में कोई पैसा नहीं लगाते थे। उन्हें तो बस अपने मुनाफे से मतलब था। ऊपर से सिंचाई की कोई खास सुविधा नहीं थी और ना ही खाद या नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। अब आते हैं एक बहुत जरूरी शब्द पर, विऔद्योगीकरण। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के जो विश्व प्रसिद्ध हाथ के काम वाले उद्योग थे, उन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और उनकी जगह लेने के लिए कोई नया मॉडर्न उद्योग भी नहीं पनपने दिया गया। इसके पीछे अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी चाल थी। एक तरह से दो तरफा हमला था। पहला, भारत से कच्चा माल सस्ते में खरीदो और इंग्लैंड भेजो, और दूसरा, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बने उसी माल को महंगे दामों पर वापस भारत के बाजार में बेचो। इस खेल का नतीजा क्या हुआ? भारत के लाखों हुनरमंद कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब यह है कि भारत अपने व्यापार से जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा था, वो पैसा भारत की तरक्की पर खर्च नहीं हो रहा था, बल्कि उससे ब्रिटेन के अपने खर्चे पूरे किए जा रहे थे। तो ये धन की निकासी होती कैसे थी? इसे 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। पहला, भारत बाहर के देशों को सामान ज्यादा बेचता था और खरीदता कम था, जिससे उसे फायदा यानी सरप्लस होता था। दूसरा, लेकिन ये सारा का सारा फायदा अंग्रेज सरकार अपने ऑफिस चलाने, अपनी लड़ाइयां लड़ने में खर्च कर देती थी। और तीसरा, नतीजा ये होता था कि भारत की मेहनत की कमाई बिना भारत को कोई फायदा दिए सीधे इंग्लैंड पहुंच रही थी। चलिए अब इन बड़ी बड़ी आर्थिक बातों से हटकर ये देखते हैं कि इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ रहा था। और यकीन मानिए, ये तस्वीर बहुत भयावह है। सिर्फ 32 साल। जरा सोचकर देखिए, 1947 में एक औसत भारतीय की जिंदगी बस इतनी ही थी। ये आंकड़ा अपने आप में उस दौर की भयानक गरीबी और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी कहानी कह देता है। आज ये करीब 69 साल है। और शिक्षा का हाल तो इससे भी बुरा था। पूरे देश की आबादी में 16% से भी कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 7% पर आ जाता था। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरे समाज के पिछड़ेपन का सबूत है। और ये आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला है।
उस जमाने में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते थे। ये सिर्फ मौतें नहीं थी, ये उस व्यवस्था का नतीजा थी जिसमें आम भारतीय की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। अच्छा, एक बात हम अक्सर सुनते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे, सड़कें और टेलीग्राफ दिए, पर सवाल यह है कि यह सब बनाया किसके फायदे के लिए गया था? रेलवे इसलिए बनी ताकि देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक और अंग्रेजी सेना आसानी से कहीं भी पहुंच सके। सड़कें भी इसी काम के लिए बनी। और टेलीग्राफ, वो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश पर मजबूती से शासन करने का एक जरिया था। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमें विरासत में एक टूटी फूटी, चुनौतियों से भरी अर्थव्यवस्था मिली थी। तो आज़ादी के वक्त हमारे सामने था क्या? एक पिछड़ा हुआ कृषि सेक्टर, उद्योग के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं, एक ऐसा विदेशी व्यापार जो सिर्फ ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था, और देश में फैली भयानक गरीबी और बेरोजगारी। ये वो जमीन थी जिस पर हमें एक नए भारत की नींव रखनी थी। तो असली सवाल अब यहां से शुरू होता है। इन मुश्किलों के पहाड़ के सामने खड़े होकर आज़ाद भारत ने अपने आर्थिक सफर की शुरुआत आखिर की तो कैसे की? ये अपने आप में एक जबरदस्त कहानी है जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं।